गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दो टॉपिक अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक मोलरिटी और दूसरा मोलरिटी। अब इसके बाद में जब सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किए थे उस वक्त भी आपको बताया था कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम। तो वहीं से हम लोग अब आगे की तरफ में बढ़ते हैं, यानी कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन। और मोलरिटी में कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग फिर से जब ये सभी का सभी कंसंट्रेशन का मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो इसे कोरिलेट करके फिर से एक बार मोलरिटी और मोलरिटी पर आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रैक्शन है, लेकिन किसका? मोल का। अब किसके मोल के बारे में? तो यहां कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के मोल के बारे में कहा जा रहा है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। यानी कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, वो उसका मोल फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा। इसे समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको। मोल फ्रैक्शन के लिए सपोज मान लें कि ये सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट A एंड B और A का नंबर ऑफ मोल A में है। A नीचे में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज NB। अब जब डेफिनेशन के अनुसार से हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन बताता है मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में काई ए से रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल एक्स के जैसा ये दिखता है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन काई होता है, किया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। और ये ए का मोल फ्रैक्शन है तो ए को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, then it would be equal to Na divided by Na plus Nb। क्योंकि इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो A के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन B का निकालना हो तो यहां ये फार्मूला हो जाएगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उनके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है which has four component A, B, C and D. The number of mole of A is Na, number of mole of B is Nb, number of mole of C is Nc and the number of mole of D is Nd। अब इस कंडीशन में अगर आपको यहां A का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां फोर कंपोनेंट्स हैं A, B, C, D। तो यहां ये वैल्यू हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, यानी कि सारे से डिवाइड कर दें। अगर कोई आपसे कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ D कितना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। बाइनरी सॉल्यूशन है तो टू कंपोनेंट्स होगा तो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अगर 3 है तो उसके नंबर ऑफ मोल को 3 नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया कि दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में और अगर हम कहें कि A का 80% है तो B का कितना परसेंट होगा? आप तुरंत बताओगे 20%। क्यों?
क्योंकि परसेंट का सम 100 के बराबर होता है। तो जब A 80 है तो B 20 होगा। तो जिस तरह से सारे परसेंट का सम 100 के बराबर होता है, उसी तरह से सारे फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। यानी कि सारे फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो 1 होगा। तो फर्स्ट वाले केसेस में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स थे A एंड B, तो यहां पर इस जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इट वुड बी इक्वल टू 1। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1 माइनस काई बी, या अगर काई बी निकालना हो तो 1 माइनस काई बी। ध्यान दीजिएगा एक्स ए नहीं बोलेंगे, इसे काई ए एंड काई बी बोलेंगे। उसी तरह से अगर यहां हमें निकालना होगा तो चूंकि 4 कंपोनेंट है तो इस कंडीशन में काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी इट विल बी इक्वल टू होगा 1, यानी इनके सब के सम के बराबर है। तो जनरली हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा इस लेवल में वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, जिसमें से एक सॉल्यूट हो सकता है और दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है। तो डेफिनेशन हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स पर आएंगे तो थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि फार्मूला है ये, तो इन सबको स्टेटमेंट डेफिनेशन आपका पीडीएफ में दे दिए हैं, बाकी ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब वहां पर क्लियर होगा कि ये किस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is dissolved in 90 gram of water to prepare its aqueous solution। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये सॉल्यूशन का टाइप कौन सा होगा, बाइनरी है, टर्नरी है या क्वाटरनरी है। तो इस सॉल्यूशन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम H2O में ऐड किया गया। इट मींस इट हैज 2 कंपोनेंट NaOH एंड H2O। अब इसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, सब बताया हुआ है पहले। सॉल्यूट वो होगा जिनका अमाउंट कम होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट के रूप में काम करेगा और वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। तो हम लोग को दोनों का मोल फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो दोनों का पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इट इज गिवन 20 ग्राम। इनका मोलर मास निकाल लेते हैं। इनका मोलर मास आएगा 40 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालो। अब यहां आप इसको A B कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इनसे आगे को या समझने में ज्यादा आसानी हो तो इसके फार्मूले को ही सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है, तो सबस्क्रिप्ट में आप इसे NaOH लिखिए, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। मोल किसका मोल निकल रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मास बाय मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 40 1/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। दूसरा कंपोनेंट है वाटर। तो मास ऑफ H2O इट इज 90 ग्राम दिया हुआ है। वाटर का मोलर मास आपको पता हो, इट्स मोलर मास वैल्यू इज 18 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, देखो ये NaOH का था इसलिए फार्मूला में NaOH लिखे, ये वाटर का मोल निकाल रहे हैं इसलिए H2O लिख रहे हैं। 90 डिवाइडेड बाय 18, ये वैल्यू आ जाएगा 5 नंबर ऑफ मोल। अब दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल निकल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी और वाटर का भी। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो NaOH का, तो डेफिनेशन के अनुसार से होगा
number of moles of sodium hydroxide divided by number of moles of sodium hydroxide plus number of moles of water H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल 0.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 प्लस 5, ये वैल्यू हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5.5, इट मींस 1/11। क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा कंपोनेंट का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.5, 5 डिवाइडेड बाय 5.5 और ये वैल्यू आ जाएगा 10/11। सोल्व करके यहां से भी निकाल सकते थे, या एक मेथड और ये हो सकता था कि जब एक कंपोनेंट का निकल गया 1/11, तो जब आपको वाटर का निकालना था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1 माइनस 1/11, 11 माइनस 1/11, इट मींस 10/11। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे, यानी कि जो भी बाइनरी सॉल्यूशन था तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां आप ये देखिए कि किस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालना है, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। मोल फ्रैक्शन में जितने कंपोनेंट हैं उन सब का सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, फिर एक एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल को पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, वो उसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो हो क्लियर हो। सपोज मान ली कि इस जगह पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8 ग्राम मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल C2H5OH आर मिक्स्ड टू फॉर्म नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा पीछे से वाली बात को भी रिकॉल करते चलते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के फॉर्म में, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस, और वाटर के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हो तब उन्हें हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मीथेनॉल और इथेनॉल को मिलाया गया, तो यहाँ चूंकि वाटर नहीं है तो इसलिए अल्कोहल है दोनों का, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा। मीथेनॉल का अमाउंट 8 ग्राम है, इथेनॉल का अमाउंट 23 ग्राम है, इसका मतलब ये सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट। कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास सेम हो जाए, तो जब दोनों का मास सेम हो जाए तो दोनों के डेंसिटी को देखोगे, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग है तो डेंसिटी अलग अलग होगा। तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, उस कंडीशंस में जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे और जिनका कम होगा उसे सॉल्यूट मानेंगे। लेकिन यहाँ तो इस क्वेश्चन में कोई टेंशन ही नहीं है, दिख रहा है कि मीथेनॉल सॉल्यूट है और इथेनॉल सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया है। अब निकालते हैं इन दोनों का पहले नंबर ऑफ मोल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ मीथेनॉल CH3OH इट इज 8 ग्राम। इनका मोलर मास निकाल लेते हैं, 12 + 3 15 1 16 and 16 32 ग्राम पर मोल। अब इनका नंबर ऑफ मोल, अब इस जगह पर सिंबल देने के लिए फिर आप फ्री हैं, आप A या B भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी मानना हो यहाँ इंडिकेट करना होगा। मीथेनॉल और इथेनॉल का फर्स्ट लेटर अलग अलग है, मीथेनॉल का फर्स्ट लेटर M हो गया और इथेनॉल का फर्स्ट लेटर E हो गया, तो हम यहाँ पर M भी लिख सकते हैं। आप ये पूरा फॉर्मूला CH3OH भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी आपको मानना है A, B, X, Y वो यहाँ इंडिकेट करोगे ताकि पता चले कि ये मोल किसका है, तो मीथेनॉल का है। मास पर मोलर मास 8
डिवाइडेड बाई 32, 1/4 या 0.25 भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH, इट इज 23 ग्राम, और इनका मोलर मास निकालेंगे आप, ये वैल्यू आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 46, इट मीन्स 0.5, ये इनका नंबर ऑफ मोल हो। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन, अगर मिथेनॉल का निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का नंबर ऑफ मोल 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.5, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो जब एक का निकल गया तो दूसरे का आपको निकालना है, तो या तो आप इसी तरह से फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, या फिर एक और ऑप्शन है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू हो गया 2/3, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब इसी तरह से आगे बनाएंगे भी हम लोग इस क्वेश्चन को, और एक दो स्टेप बढ़ा सकते थे। इसी क्वेश्चन में कह देगा कि आप मोलरिटी निकालिए, तो मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का नंबर ऑफ मोल निकल गया, कितना वैल्यू आया है 0.25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इथेनॉल सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका मास कितना दिया हुआ है 23, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 1000 कर देंगे तो मोलरिटी निकल जाएगा। अगर मोलरिटी कहा जाता है निकालने के लिए, तो यहाँ मोलरिटी पहले दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया 31 ग्राम। मोलरिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे तो फिर मोलरिटी भी निकल जाएगा। यानी कि एक ही साथ में हम लोग मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ये तीनों पार्ट भी निकाल सकते हैं। आगे अब जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं उसमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे। इसका जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया का फार्मूला अब तो याद हो गया होगा, कई बार यूज किए हैं इसको। NH2CONH2 is dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water to prepare its aqueous solution, and the density of the solution is 1.2 gram per milliliter। यानी कि यहाँ डेंसिटी भी दिया हुआ है, and you have to determine the concentration in terms of molarity and in mole fraction, यानी कि इन तीनों पार्ट में निकालना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया, इट मींस यूरिया सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है। 90 ग्राम H2O में डिसॉल्व किया गया है, यानी ये सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो मोलरिटी के लिए हमें चाहिए मोल सॉल्यूट का, मोलरिटी के लिए हमें मोल चाहिए सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन के लिए भी सॉल्यूट का चाहिए। हाँ, मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए होगा। तो पहले जो डाटा चाहिए उसको हम लोग निकाल देते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 ये दिया हुआ है 30 ग्राम। इनका मोलर मास आपको याद भी होगा क्योंकि कई बार यूज किए हैं, इट इज 60 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकाल देते हैं, और यूरिया है तो यू कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो यूरिया के लिए जब यू कर रहे हैं तो वाटर के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, डब्ल्यू। तो पता चल जाएगा कि किसका नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया
मास बाय मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय 60, इट मींस 0.5। यूरिया का निकल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर यूज किया गया है H2O, ये वैल्यू दिया हुआ है 90 ग्राम। अब देखो मोलरिटी निकालना आसान हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें मोलरिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है, इसका मोलर मास निकालो। मोलर मास वाटर का आता है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, जो मोल फ्रैक्शन में यूज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90 डिवाइडेड बाय 18, ये वैल्यू आ गया 5। अब मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा इन दोनों से, मोलरिटी निकल जाएगा इन दोनों से। लेकिन अभी एक और डाटा चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए। मोलरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, और वो भी किसका? सॉल्यूशन का। यहाँ सॉल्यूशन न देकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो इन दोनों के मास को ऐड करें तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। तो अभी से स्टेप में बढ़ते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास 30, सॉल्वेंट का मास 90, 30 प्लस 90, ये वैल्यू आ गया 120 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तब यहां से आप वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 120 डिवाइडेड बाय 1.2, इट मींस 100 मिलीलीटर। अब सारा रॉ मटेरियल हमारे पास में आ गया। अब सिर्फ जो निकालना है उसका फार्मूला लिखेंगे और इनमें से वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, एक एक करके इन तीनों पार्ट करेंगे। हमें चूंकि आगे बनाने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा, आप यहां तक कॉपी में लिख लोगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो बढ़ा करके फिर उसके बाद वाले पार्ट को नोट करोगे। अब यहां तक हम इसे इरेज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में जो पहले निकालने के लिए कहेगा उसी अनुसार से निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमें पहले कहा गया मोलरिटी निकालने के लिए, तो फार्मूला एक बार जरूर लिखो। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया का नंबर ऑफ मोल 0.5 बाई 100 इंटू 1000, ये वैल्यू आ गया 5 मोलर। मोलरिटी इसलिए कैपिटल एम यूज की। सेकेंड वाले क्वेश्चन में मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 90 इंटू 1000। इसे डिवाइड करोगे तो ये 5.5555 जाएगा, तो इसी को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 5.56 मोलर लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल है। थर्ड में हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मोल फ्रैक्शन यूरिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यूरिया का नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5, इट वुड बी इक्वल टू 1/11। जब एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया
तो वाटर का निकालेंगे तो 1 माइनस फॉर्मूला लिख लो पहले 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1 माइनस 1 बाई एल मीन्स 8 बाई। तो अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ये किस तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, वहां तक कैसे पहुंचना है उस डाटा के बारे में सोचो। जितना ज्यादा सोचोगे आप क्वेश्चन को लेकर के उतना ही आपका कंसेप्ट शार्प होगा और यही जरूरत पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो मोल फ्रैक्शन तक का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इन सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखोगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करोगे और फिर असाइनमेंट में आप सबमिट कीजिए। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बाद में अब और छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम। अब उनको यहाँ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करेंगे कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसका डेफिनेशन है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है उसको हम लोग उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का मास परसेंटेज करते हैं। इट मींस मास परसेंटेज इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इस मास परसेंटेज को हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशियल के अनुसार से इनका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, अगर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास का यूनिट जो है वो सेम होगा। ये मास परसेंटेज हुआ। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मास परसेंटेज को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर अगर हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है W/V से। तो इसका डेफिनेशन आता है, ये इंडिकेट करता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट का कितना मास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है। तो इनका फॉर्मूला आएगा यहां से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ये ग्राम में है, ये मिलीलीटर में है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और वही एक और टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में हम लोग पीपीएम लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे देखो परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंट हो गया। पार्ट्स पर मिलियन, तो मिलियन यानी कि 10 टू द पावर 6, तो 100 की जगह अगर 10 टू द पावर 6 यूज कर लेंगे तो पर मिलियन हो जाएगा। तो इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो।
जैसे जनरली पॉल्यूटेंट्स को ppm में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, जब पॉल्यूशन के बारे में बताता है तो वहां वो टर्म यूज करता है ppm, यानी कि पर मिलियन ग्राम या पर मिलियन मिलीलीटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। और चूंकि यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो इसलिए डेंसिटी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, क्योंकि बहुत कम है। तो इसलिए आप मास भी कंसीडर कर सकते हैं और वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन के लिए फॉर्मूला हो गया, अगर मास लिख रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm का वैल्यू देता है। अब ये W by W, V by V, W by V, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। कहाँ देखे होंगे आप, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर कोई आप मेडिसिन खरीदते हैं तो आप मेडिसिन के रैपर पर देखना, जैसे कोई सिरप वगैरह लिए तो उस पर कंपोजिशन लिखा रहता है। पैरासीटामोल 15% W by W या 15% V by V। अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट खरीदते हैं, मच्छर भगाने वाला, तो उसमें कंस्टिट्यूएंट इलिथ्रीन होता है जो कि टॉक्सिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से मच्छर भागते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वो भी प्रिस्क्राइब वैल्यू है, तो उसमें देखोगे कि उसका परसेंटेज दिया रहेगा 0.15% V by V, या फिर अगर उनको बढ़ाया गया है तो वो वैल्यू वहां पर इंडिकेट करेगा। अल्कोहल उसमें कितना है वो अमाउंट वहां इंडिकेट करेगा। तो कंपोजिशन में W by W, V by V, W by V, या हो सकता है कि V by W भी दिया हुआ है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में वहां पर कैसे यूज करना पड़ेगा, कुछ एक बेसिक पार्ट आप ध्यान में रखो। आगे का ये पार्ट सॉल्यूट के लिए होता है और ये सॉल्यूशन के लिए। जैसे देखो W4 वेट, यहाँ भी वेट, यानी सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। देखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास W हो गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहीं अगर V by W हो गया तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का मास रिप्रेजेंट करेगा। अब थोड़ा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को और तोड़ करके बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये निकाला जा सकता है या इसका क्या मतलब निकलता है। जो जैसे अगर कहीं पर दिया हुआ है 20% W by W H2SO4 सॉल्यूशन, तो W by W का मतलब मास परसेंटेज हो गया। अभी बताए कि आगे का पार्ट सॉल्यूट के लिए और पीछे का पार्ट सॉल्यूशन के लिए, यानी यहाँ सॉल्यूट का भी मास होगा और सॉल्यूशन का भी मास होगा। परसेंट का मतलब हो गया इन पर 100, तो इसको हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो 20% W by W H2SO4 है, तो इसका स्टेटमेंट आएगा 20 ग्राम of H2SO4 is present in 100 ग्राम of solution, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज 25% V by V CH3OH सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, तो इसको स्टेटमेंट में करेंगे। ये 20 था तो इसलिए 20 ग्राम, ग्राम क्यों नहीं, क्योंकि मास था। यहाँ 25 और ये भी है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25 मिलीलीटर ऑफ CH3OH in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution, क्योंकि सॉल्यूशन का भी यहां वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर कहीं दिया हुआ है 30% W by G NaOH सॉल्यूशन, और हमको लग रहा है कि दिमाग में आ रहा होगा बात की क्या लिखने जा रहे हैं। 30 W है यानी कि सॉल्यूट का मास लेना है,
सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, तो यहाँ लिखा जाएगा 30 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ppm DDT एक डिसइंफेक्टेंट है, ये पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन लगा दिया गया है। इनका अमाउंट प्रेजेंट है अगर 10 ppm, आप मास में भी निकाल सकते हैं, तो यहां लिखा जाएगा 10 ग्राम ऑफ DDT, ये केमिकल सब्सटेंस है, इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सब जगह पे परसेंट था तो 100 आ गया था सॉल्यूशन, और यहाँ ppm पार्ट्स पर मिलियन है, तो मिलियन होने की वजह से यहाँ 10 to the power 6 यूज हुआ। इसको भी आप कॉपी में लिख लोगे, और जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में देंगे उसको आप स्टेटमेंट में इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे। और अब इसके बाद में अगले क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे होगा उस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अब एंड की तरफ में पढ़ रहे हैं, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फिर एक दो टिपिकल क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मे भी हो सकता है कि अगले क्लास में ये सॉल्यूशन से रिलेटेड जो मोलरिटी है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, लेकिन उसमें भी 2-3 क्लास के करीब में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।